व्हाट्स अप एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग एनटीए का जेई का पेपर 40 डिस्कस करता है। तो मैंने ये पेपर सॉल्व किया एंड मुझे क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग लगी। मतलब आप अगर बोलो इजी मॉडरेट के डिफिकल्ट, तो मैं बोलूंगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे ये क्वेश्चन है। राइट, जैसे हम सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उसका अंदाजा आ ही जाएगा। चलो, जैसे हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना एंड देन एक्सप्लेनेशन देखना। बढ़िया क्वेश्चन है स्टेट्स ऑफ मैटर का। आप कर लो पहले सॉल्व, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके पहले जो जेई का पेपर मैंने सॉल्व किया था उसमें भी ये क्वेश्चन एक बार आया था। क्या बोल रहा है? फॉर 1 मोल ऑफ अ वैंडरवॉल गैस व्हेन बी इज इक्वल्स टू 0, टेम्परेचर है 300 केल्विन, पीवी वर्सेस 1/v प्लॉट है, द वैल्यू ऑफ वैंडरवॉल कांस्टेंट ए विल बी। ऑलराइट, पीवी वर्सेस 1/v। देखो, वैंडरवॉल इक्वेशन क्या होता है गाइस? P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, है ना। V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अगर मेरा स्टेट्स ऑफ मैटर का वन शॉट वीडियो देखा है तो उसमें तो हमने कवर किया है ये, है ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है और B का वैल्यू 0 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और बाहर सिर्फ V बच जाएगा, इज इक्वल्स टू आर टी। V को मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा? पी वी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल्स टू आर टी। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से इसको अरेंज करते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन वी प्लस आर टी। तो अब ये इक्वेशन किसकी तरह हो गया है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। राइट, देखो y एक्सिस पे क्या है? पीवी है, ये देखो ये रहा पीवी y एक्सिस पे। x एक्सिस पे क्या है? 1/v, मतलब ये वाला पार्ट इज ऑन द x एक्सिस। तो ये जो स्लोप है, स्लोप जो आएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू नथिंग बट a। तो स्लोप ढूंढ लिया, मतलब a का वैल्यू हमने ढूंढ लिया है। तो स्लोप कैसे ढूंढेंगे सर? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 देख लो, जो बड़ा वाला वैल्यू है 21.6 ले लेते हैं, माइनस 20.1, और x2 में बड़ा वाला है 3 माइनस 2। तो ये कितना हो गया भाई? 1.5 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 1.5। तो इसमें 1.5 किधर है? ऑप्शन ए। सिंपल था कि नहीं? तो इसमें क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो वैंडरवॉल इक्वेशन पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए? स्लोप का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये पता है, अच्छा, ये इक्वेशन बनाने आना चाहिए, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो अगर आपको ये नहीं आया तो देखो आपका इसमें वीक पॉइंट क्या है और उसके ऊपर वर्क करो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओहो, अच्छा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज A0 is the Bohr radius for first shell of hydrogen atom। चलिए वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए खुद से, देखो क्या आ रहा है। कर लिया सॉल्व। देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या लिखे? हाफ एम वी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है, v को हटा के कुछ यहाँ पर दूसरा लाना है, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एन एच अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे एम आर मैंने लिख दिया। क्लियर? तो इसको ऊपर वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए ना, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, सब स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस, एम एम कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये तो हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर, नीचे m आ जाएगा और r स्क्वायर। क्लियर? अभी देखिए यहाँ पर n इज इक्वल्स टू क्या है? n इज इक्वल्स टू 2 है। और दूसरा हाइड्रोजन के लिए Rn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर ऑफ द इनिशियल फर्स्ट ऑर्बिट का कितना दिया है? A0 दिया है ना। तो हमें किसका? सेकंड ऑर्बिट का ढूंढना है ना, तो R2 विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू A0। तो क्या हो जाएगा? 4A0। तो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8
पाई स्क्वायर एम। आर स्क्वायर के बदले आर के बदले क्या डालना पड़ेगा, 4a0 डालना पड़ेगा। तो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये इंटू है, और क्या आ जाएगा इंटू क्या लिखूँ मैं, a0 स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर m a0 स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, 32, ऑप्शन बी सही आ रहा है ना, क्लियर। तो पहली चीज़ क्या पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, दूसरा ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, ये वाला रिलेशन कि हाइड्रोजन एटम के लिए आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर a0 इनिशियल रेडियस, फर्स्ट रेडियस, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, with respect to graphite and diamond which of the following statement is correct पूछा है, ठीक है। ग्राफाइट हैज़ हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैन डायमंड, यस सही है। क्यों, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पे। दूसरा क्या बोला है, ग्राफाइट इज हार्डर देन डायमंड, ये तो सरासर गलत है। ग्राफाइट हैज हायर कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर देन डायमंड। अब ये वाले स्टेटमेंट में बच्चे फंस सकता है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ग्राफाइट हैज हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन डायमंड, व्हाट डू यू थिंक, यस स्टेटमेंट तो सही दिख रहा है ना। थर्ड वाले को डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर ना, अगर मैं लेट्स से सिंगल बॉन्ड कंसिडर करता हूँ, है ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1। अगर मैं डबल बॉन्ड कंसिडर करता हूँ तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड कंसिडर करता हूँ तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है ना। तो बॉन्ड लेंथ इसमें तो सबसे लेस है ना। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब आप मुझे बताइए, ग्राफाइट में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या, ग्राफाइट में बॉन्ड लेंथ जो होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू डायमंड, और अगर बॉन्ड लेंथ लेस है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाई होगा ना, राइट। सो बॉन्ड ऑर्डर इज हाई, तो ग्राफाइट में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है। ग्राफाइट हैज हायर कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर देन डायमंड, यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तो 1, 3 and 4 राइट है। 1, 3 and 4 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना। सो इस तरीके से ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है अच्छे से कहीं पे लिखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब फोर्थ क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए सॉल्व करो पहले, हो पा रहा है कि नहीं। क्या बोल रहा है, 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपैंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। मतलब जो वर्क परफॉर्म होगा वो W max होगा, ये तो समझ में आ गया। फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एक्सपांड हो रहा है, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, तो नेगेटिव में आएगा वर्क। द एंथैल्पी चेंज, तो वर्क और एंथैल्पी का क्या रिलेशन है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W ना। ठीक है, तो पहले W ढूंढ लेते हैं। अच्छा, डेल्टा U का वैल्यू तो 0 होएगा ना, क्योंकि आइसोथर्मली बोला है। तो टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर अगर 0 है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी 0 हो जाएगा। तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू W। तो हमें सिर्फ W ढूंढना है, वही अपना डेल्टा H का वैल्यू होगा, है ना। तो W मैक्स ढूंढना है। W मैक्स का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, -2.303 nRT log to the base 10 V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू -2.303। कितने मोल्स दिए स्टूडेंट्स, 2 दिए हैं। R का वैल्यू क्या है 8.314 इंटू लॉग ऑफ V2 क्या है 10/1। ये तो 1 हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4.6 हो जाएगा इंटू, अच्छा टेम्परेचर रह गया ना, इंटू 300। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 831.4 इंटू 3, 12, 3, 4, 9, 24 इंटू 2494.2। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस स्टूडेंट्स, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए बी, है ना।
ये आपको आंसर जूल्स में आएगा, बट आप किलो जूल्स में उसको कन्वर्ट करोगे तो बी। तो इसमें ना जो एनटीए का ऐप है उसमें आंसर 0 दिया था, जो कि गलत है ना। बी इसका आंसर है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इजी क्वेश्चन था, तो इसमें क्या पता होना चाहिए, एक तो डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, डेल्टा एच और डब्ल्यू का क्या रिलेशन है वो पता होना चाहिए था, और क्या पता होना चाहिए था कि डेल्टा टी अगर 0 है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओहो हो, बेहतरीन क्वेश्चन है किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब देखिए क्या बोला है, AgNO3 was added in an aqueous KCl solution gradually and the conductivity of the solution was measured. The plot of conductivity versus the volume of AgNO3। अब देखिए पहले तो KCl सोल्यूशन पड़ा हुआ था, उसके अंदर आप धीरे धीरे क्या डाल रहे हो, AgNO3। तो क्या होगा आगे जाके, AgCl बनेगा प्लस KNO3, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोन्स जो है वो बैलेंस्ड हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट भी तो बन रहा है ना। तो कंडक्टिविटी इनिशियली तो सेम होगा। देखो इसमें ना कौन सा आंसर मुझे सही लग रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का एस मुझे सही लग रहा है, क्योंकि देखो इनिशियली आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, कंडक्टिविटी इनिशियली सेम होगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि KCl पूरा एग्जॉस्ट हो गया ना, उसके बाद आप एक्स्ट्रा AgNO3 डाल रहे हो, तो उसके वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी फिर इंक्रीज होगा। सो इस वजह से S इज द आंसर, है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, अच्छा था, ग्राफिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो अगर आप चाहते हो स्टूडेंट्स की ग्राफिकल क्वेश्चंस का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ, मैं एक ये सोच रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मल्टीपल स्टेप्स क्वेश्चंस आते हैं ना, मतलब दिस रिएक्ट्स विद दिस, ABCD, फिर लास्ट में आपको D ढूंढना होता है, तो वैसा एक मैं सोच रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठा करूँ और उसका एक वीडियो बना दूँ, और एक ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस का भी बनाऊँ। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हो तो मैं अपने टू डू लिस्ट में लिखता जाता हूँ कि ये वीडियो मुझे बनानी है, तो आप लोग मुझे बताते जाइए, है ना। नेक्स्ट, ओके, क्या बोला है, the bond dissociation energy of BF in BF3 is this much, okay, wherein in CF4 is this much। मतलब BF के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है। The correct reason for higher BF bond dissociation energy would be stronger sigma bond between B and F, okay, significant p-pi interaction in BF3, yes, ये मुझे सही लग रहा है। देखो याद है BF बोरॉन में एक ऑर्बिट एम्प्टी होता है, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है, तो एक लोन पेयर इस तरीके से, तो बैक बॉन्डिंग से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देता है ना, तो बैक बॉन्डिंग तो क्या हो रहा है, एक p ऑर्बिटल से दूसरे p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो और एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बन रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या दिया है, सिग्निफिकेंट p-pi इंटरेक्शन बिटवीन BF3, तो ये अपना सही आंसर है। इसमें देखो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है बैक बॉन्डिंग का, BF3 है, BCl3 है, BBr3 है एंड Bi3 है, तो बताओ इसमें से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, मतलब एसिडिक मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन एक्सेप्ट करेगा। तो बच्चे क्या मार्क कर देते हैं, BF3 ज़्यादा होगा, फिर BCl3, फिर ऐसा नहीं, गलत। उनको क्या लगता है फ्लोरीन ज़्यादा है ना, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, बट ये सीक्वेंस गलत है। सीक्वेंस सही क्या है, BF3, उसके बाद में कुछ इस तरीके से सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा Bi3। सर ऐसा क्यों, देखो F और B का जो ऑर्बिटल साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो फ्लोरीन बहुत ही सक्सेसफुली बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन की प्यास तो खत्म हो गई ना यार, तो दुनिया से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा वो, राइट। Wherein Bi3 में आयोडीन का ऑर्बिटल इज वेरी बिग, है ना, और बोरॉन का छोटा सा ऑर्बिटल है, तो इसमें इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पाता, तो मतलब बोरॉन का जो प्यास है इलेक्ट्रॉन का वो अभी भी है, तो दुनिया से जाके इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो दैट्स द रीजन Bi3 इज मोर एसिडिक, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। ओह, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, और इसमें क्या मिस्टेक बच्चे कर सकते हैं ना, ये भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट व्हेन ओजोनोलाइसिस इज डन, तो बच्चे क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, OO देंगे यहाँ पे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, OO देंगे,
इसको ब्रेक डाउन करेंगे O देंगे तो क्या बनेगा CH3OH CHO CHO, हाँ C ऊपर CH3 है, नीचे H है CHO, प्लस और क्या आएगा CHO ऊपर H नीचे CH3 CHO, और लास्ट में अगेन आपको एसिटाल्डिहाइड मिल रहा है। अब बच्चे ये वाला कार्बन देखेंगे, ओह ऊपर CH3 नीचे CH3, फटाक से ये भी कायरल है ये भी कायरल है, गलत। अरे भाई यहाँ पे देख CHO CHO आ गया है, यहाँ पे भी देख CHO CHO आ गया, तो एक भी कायरल कार्बन नहीं है इसमें, तो आंसर क्या होगा 7th का 0 होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, सो आंसर वुड बी 0 हियर। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। ओह ये बच्चा क्वेश्चन देख के थोड़ा डर जाता है, ये सर कैसा स्वास्तिक का साइन आ गया इधर, है ना, भगवान को याद करने लग जाता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन दैट अकर्स, अब कुछ बच्चे क्या करते एक एक एल्डोल करके देखते, चलो पहला हुआ दूसरा, अरे यार इतना टेंशन नहीं। एल्डोल कब होता है? जब अल्फा हाइड्रोजन होता है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? 3 है ना, तो 3 ही बार एल्डोल होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अल्फा हाइड्रोजन से ही तो एल्डोल कंडेंसेशन होता है ना, तो 3 है तो 3 ही होगा। आंसर इज 3। सिंपल, कीप इट सिंपल यार, टेक इट ईजी मैन, टेक इट ईजी। माई ब्रदर इज इन कैनेडा, तो वहाँ पे हम लोग कैसे बोलते हैं, चलो बाय मिलते हैं, सी यू सून, तो वहाँ पे बोलते हैं हे मैन टेक इट ईजी मैं तो मैं भी अपने भाई से ऐसे ही बात करता हूँ, टेक इट ईजी मैन मजा आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन एंड ब्यूट-2-इन रेस्पेक्टिवली आर ड्यू टू। आप खुद से एक बार ट्राई करो, है ना। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने देखा है, मैंने गूगल पे भी देखा है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है क्या, तो हार्डली कहीं पे भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इसका। अभी देखो CH3 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 प्लस, अब प्लस का मतलब क्या, ये कार्बन के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल हो गया ना, बराबर, एक एम्प्टी p ऑर्बिटल हो गया। होता क्या है, लेट्स से मैं इसको 2 लिख लेता हूं और यहाँ पे ये H, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो सिग्मा से P में इलेक्ट्रॉन जाता है। ऐसा कहाँ पे दिया है, सिग्मा से P ऑप्शन A में दिया है, सिग्मा से P ऑप्शन C में दिया है, तो B और D तो गायब। अब ब्यूट-2-इन की बात करते हैं, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे गरीब लोग कौन है, पहले गरीब कौन था, ये वाला देखो बीच वाला कार्बन गरीब था। अब यहाँ पे गरीब कौन है, ये जो सेंटर वाला सिस्टम है ना, CH डबल बॉन्ड CH, ये गरीब सिस्टम है, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाला है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, बात समझ में आ रही है? तो सर ये कंफ्यूजिंग है, पहला वाला तो सिग्मा आएगा ये तो श्योर है, दूसरा वाला पाई आएगा कि पाई स्टार आएगा, दिस इज कंफ्यूजिंग, है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे टोटल पाई स्टार या एंटी बॉन्डिंग वगैरह कब आया था, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो आपको मॉलिक्यूल पूरा कंसिडर करना है। ये पूरे गरीब में कितने हैं, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। तो देखो इस तरीके से इसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बट मैं एकदम ईजी वे में समझाता हूँ। तो 2 कार्बन है मतलब 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन, तो फिल करो इसको, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद में क्या आता है, पाई 2px2 इज इक्वल्स टू पाई 2py2, उसके बाद में आता है सिग्मा 2pz2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 14 हो गया ना। तो नेक्स्ट किसका होगा, नेक्स्ट होगा पाई स्टार 2px का होगा ना, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई स्टार में जा रहा है, क्योंकि C2H2 में 14 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पाई में जाएगा, तो सिग्मा से है पाई स्टार, तो ऑप्शन ए राइट है। बात समझ में आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब यही क्वेश्चन जो है नीट का मैं पेपर 40 सॉल्व किया था ना, तो उसमें भी यही क्वेश्चन उन्होंने दिया था, इजी क्वेश्चन है वैसे। HBr को एक्सेस में डाला है, तो देखो ये O- और CH3 प्लस O- फिनॉक्साइड इज वेरी मच स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, तो O- के बाजू में H आ जाएगा। एंड HBr यहाँ पे कहाँ पे ऐड होगा, ये जो बेंजाइलिक कार्बन है अगर इसके ऊपर प्लस आया तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है ना, बेंजाइलिक का कार्बोकैटायन इज वेरी मच स्टेबल, तो इसलिए इसके ऊपर Br- आएगा। सो दिस इज योर आंसर। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन बी में। सो 10 का आंसर है बी, सिंपल।
चलो आगे बढ़ते हैं। कोई मतलब ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी लगा मुझे। नेक्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का जब हम नाइट्रेशन करते हैं इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन। ये मैंने अपने रिवीजन वीडियो में भी समझाया है। सर NH2 तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट ये मेटा प्रोडक्ट क्यों देता है? क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है ना कि ये NH2 एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया है ना। तो दिस इज द आंसर। इसको क्या बोलते हैं? एनिलीनियम आयन। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम aniline is present as anilinium ion, so which is a meta directing deactivating group. Next, क्वेश्चन नंबर 12 सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चलो अपनी जिंदगी आसान हो गई जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोला, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट अगर बोलते हैं तो या तो एसोसिएट होता या डिसोशिएट होता, मतलब वैन टॉप फैक्टर को कंसिडर करना पड़ता। इस क्वेश्चन में जिंदगी थोड़ी आसान है। इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट्स A एंड B। ठीक है, तो A एंड B सॉल्वेंट है, अलग अलग सोल्यूशन बनाया है, बट अच्छी बात क्या है, दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है। एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट आर इन द रेशियो 1:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? देखो बड़ा सिंपल है, डेल्टा TBA इज इक्वल्स टू KBA इंटू MA डिवाइडेड बाय डेल्टा TBB, ये क्या हो जाएगा? KBB इंटू MB। अभी इनका रेशियो क्या दिया है? KB अपॉन KB का, ये डेल्टा KB क्यों लिखा हूँ मैं? ये हो जाएगा 1/5। अभी MA और MB दोनों सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों सेम क्वांटिटी में है ना, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर मुझे 1/5 आ रहा है। स्ट्रेट अवे आंसर क्या है? C। सिंपल क्वेश्चन था यार। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, पॉलीमर्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो अच्छा लगा। इससे काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज अल्कोहलिक KOH डाला है तो पहले एलिमिनेशन होगा, फिर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन किया। करो आप लोग, करो एक बार, ट्राई करो यार खुद से। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये वाले क्लोरीन पे कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो B ऑप्शन गलत है, C ऑप्शन गलत है, स्ट्रेट अवे। अब होगा क्या, यहाँ पे एलिमिनेशन कैसे होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, है ना, मोर सब्सटीट्यूटेड। यहाँ पे Cl है, नहीं यहाँ पे Cl तो चला गया ना। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो और यहाँ पे है मिथाइल। अब डबल बॉन्ड आ गए। अब देखो पॉलीमराइजेशन कैसे करना है, एक पॉलीमर को कैसे बनाना है, मैं आपको बताता हूँ। जो डबली बॉन्डेड कार्बन है ना, इसको पहले मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जब हमने पॉलीइथिलीन बनाया था तो हम कैसे बनाते थे? इथीन लेते थे n टाइम्स, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लिखते थे, और यहाँ पे एक बॉन्ड खींचते थे और यहाँ पे एक बॉन्ड खींचते थे और ब्रैकेट में डाल के n लिख लेते थे। वैसे ही देखो, वैसे ही क्या करेंगे, ये 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो एक लाइन यहाँ पे खींचता हूँ, एक लाइन यहाँ पे खींचता हूँ, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल के मैं n लिख लेता हूँ। क्लियर? अब देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 13 का A में है ना। देखो ये इसको थोड़ा मैं और एक्सटेंड करता हूँ, ये इस तरीके से, एक इस तरीके से, सेम हो गया ना। सो आंसर A है। समझ में आ गया पॉलीमर कैसे बनाना है? कोई भी डबल बॉन्ड हो, वो डबल बॉन्ड को हटाओ और उस 2 कार्बन में लाइन एक्सटेंड करो लेफ्ट और राइट में और ब्रैकेट डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अमाइलोपेक्टिन कौन सा चैप्टर है? बायोमोलिक्यूल्स है। स्टार्च के अंदर क्या होता है? एक होता है अमाइलोज जो कि स्ट्रेट चेन होता है, और एक होता है अमाइलोपेक्टिन जिसमें ब्रांच चेन होता है ना। दोनों में क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो C और D तो कैंसिल ही हो गया। और अमाइलोज में स्ट्रेट चेन में C1 C4 की ब्रांचिंग होती है, और अमाइलोपेक्टिन में क्या होती है? C1 C6 की ब्रांचिंग होती है। तो अपना आंसर क्या हो गया यहाँ पे? अगेन अल्फा विथ C1 C4 एंड C2 बोला है ना, C2 गलत है। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। मेरा बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स का जो रिवीजन वीडियो है ना, उसमें मैंने ये अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन एक्सप्लेन किया है। मैं सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यू कैन चेक देयर।
क्वेश्चन नंबर 15 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है पी ब्लॉक का। अगर आपने पी ब्लॉक में प्रिपरेशन ऑफ N2 किया है तो ये आपको आना चाहिए। देखो पी ब्लॉक को कैसे पढ़ने का ना, पी ब्लॉक में पूरा खेल ऑक्सीडेशन नंबर का है, पूरा पी ब्लॉक। एक तो वो आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होता है, उसके बाद में प्रिपरेशन, उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट्स इट, काम खत्म। ऑक्सीडेशन नंबर, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मेरा पी ब्लॉक का वन शॉट वीडियो देखा हो जिसमें मैंने पी ब्लॉक के 6 ग्रुप कवर किए हैं, है ना, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियो ऑफ आवर चैनल। सो वहाँ पे जाके देखिएगा कि मेरा मोटा मोटी पूरा जो एक्सप्लेनेशन है ऑक्सीडेशन नंबर, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे ही है। प्योर N2 कैसे बनेगा, अजाइड जब यूज़ करोगे, यहाँ पे अजाइड कौन सा है, बेरियम अजाइड है। अजाइड क्या होता है, N3 माइनस होता है। बेरियम क्या होता है, Ba2+। तो क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, BaN3 ट्वाइस। बेरियम अजाइड को हीट करोगे तो यू विल गेट प्योर नाइट्रोजन। कोई भी अजाइड, सोडियम अजाइड, बेरियम अजाइड, कोई भी अजाइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर का है ये है, आप इसको केमिकल बॉन्डिंग का बोल लो, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है ये। करिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए इसको। अब देखिए क्या बोला है, इफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बी मॉलिक्यूल इज गिवन बाय 1.2 डेबाई। बी ए का बॉन्ड लेंथ दिया है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर और 1 डिबाई मतलब कितना ESU होता है वो दिया है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, एक डाइपोल मोमेंट दिया है और परसेंट आयोनिक कैरेक्टर दिया है, तो ऑलवेज रिमेंबर परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट। जैसे हम वैंट ऑफ फैक्टर में करते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर, ऊपर वाला ऑब्जर्व्ड और नीचे वाला थियोरेटिकल, इनटू 100। ऑब्जर्व्ड क्या है, जो उन्होंने दिया है। सर ये थियोरेटिकल कैसे निकालने का, देखो उसके लिए ये वैल्यू पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, है ना। और 1 डिबाई कितना होता है वो तो दिया ही है इन्होंने, कितना, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। अब डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, Q इंटू L है ना। चलो तो फॉर्मूला देखते हैं। परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू, बताओ ऑब्जर्व्ड कितना है 1.2, थियोरेटिकल कितना है, थियोरेटिकल Q इंटू L हो जाएगा ना। Q कितना है, एक चार्ज का वैल्यू कितना है 4.8, यहाँ पे मैं ऊपर डेबाई लिखता हूँ, है ना, इंटू 10⁻⁻10 ESU इंटू लेंथ कितना दिया है इन्होंने, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट दिया है। अब चलो सबके यूनिट्स को ठिकाने लगाते हैं हम लोग। 1.2 डेबाई दिया है ना, 1 डिबाई मतलब कितना होता है, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होगा यहाँ पे, 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 10⁻10 मीटर होता है ना, बट 10⁻10 नहीं, -8 सेंटीमीटर। अब देखिए थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये। 1.2 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10⁻18, है ना, इंटू 100 भी तो करना है ना। तो ये 12 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100, तो 25% आ रहा है। सो 25, ऑप्शन डी इज राइट। डन। तो अच्छे से नोट डाउन करिए, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, है ना। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। ये है अपना डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन। रिडक्शन ऑफ मेटल सेंटर इन एक्वस पर मैग्नेट आयन, मतलब KMnO4 के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब MnO4 माइनस मेटल Mn के बारे में बात कर रहे हैं। इन्वॉल्व्स व्हाट, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल मीडियम। सबसे पहली बात एसिडिक का तो बहुत फेमस है, तो ये वाला स्टेटमेंट सेकंड वाला तो सही दिया है, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एसिडिक मीडियम। तो बी अपना राइट हो सकता है, सी कैंसिल हो गया, बाकी सब राइट हो सकते हैं, है ना, बाकी सब राइट हो सकते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन में हमेशा बोलता हूं कि न्यूट्रल में एंड स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में,
कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मतलब MnO4 माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू MnO4। यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +7 है। स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम, बट वो तो मेंशन नहीं किया ना। देखो ये वाला थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, बट अल्कलाइन मीडियम मेंशन किया है सर। स्ट्रांगली अल्कलाइन है कि स्लाइटली, वो मेंशन नहीं किया है। मैंने चेक किया आंसर यहाँ पे एनटीए में, तो 17th का जो आंसर ये लोग बता रहे हैं वो बता रहे हैं बी, मतलब फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत बोल रहे हैं। मतलब ये जो है स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम नहीं, अल्कलाइन बोले तो स्ट्रॉन्ग, अच्छा खासा अल्कलाइन इसका मतलब। तो याद रखिएगा एग्जाम में अल्कलाइन मीडियम बोला KMnO4 के केस में, तो मतलब वो लोग अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन बोल रहे हैं। स्लाइटली अल्कलाइन मेंशन किया तो कंसिडर करना है उसको। देखो ये देखिए, ये पूरा नोट्स मैंने आपको अटैच कर दिया है। एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वीकली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अगर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम हुआ तो उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना। तो ये कहीं पे लिख लीजिएगा आप लोग। ऊपर वाले के लिए n फैक्टर 5 है, इसके लिए n फैक्टर 3 है और इसके लिए n फैक्टर 1 है। इसमें और कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि KMnO4 का एसिडिक मीडियम में मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा? मोलार मास डिवाइडेड बाय 5। इस मीडियम में क्या होगा इक्विवेलेंट मास? मोलार मास डिवाइडेड बाय 3। इसमें क्या होगा इक्विवेलेंट मास? मोलार मास डिवाइडेड बाय 1। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, तो इसका आंसर है बी 17th का। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। इक्विलिब्रियम Cu0 plus Cu2 plus gives you Cu plus। काइंड ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो रहा है। इन एक्वस मीडियम एट 25 डिग्री सेल्सियस शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ। देखो होता क्या है, Cl माइनस जो है Cu2 प्लस के साथ रिएक्ट करके इट गिव्स यू CuCl2, है ना। तो मतलब Cu2 प्लस डिक्रीज हो रहा है, तो रिएक्शन उसको वापस से इंक्रीज करना चाहेगा, तो इस चक्कर में वो लेफ्ट में आएगा। सेम विथ साइनाइड, कॉपर भी साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और थायोसाइनेट के साथ भी प्रोडक्ट बनाता है। तो तीनों केस में क्या होगा ना, रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। नाइट्रेट के साथ इतना इजीली नहीं बनाएगा। तो ए 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन सी इज राइट। तो 18th का आंसर है सी। क्लियर, समझ में आया? तो राइट हैंड साइड में वो प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीज हो जा रहा है, तो रिएक्शन उसको इंक्रीज करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही नजदीक आ गए। ओहो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मेरे ख्याल से बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। क्या पूछा है देखता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट पता है ना, म्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटन। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को चेक करना है इन शॉर्ट। अभी फर्स्ट वाला चेक करता है, CrH2O 2 Br2। इसमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। आई होप वो तो निकालने आपको आता है। अगर वो भी नहीं आता है तो मेरे वीडियोस देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन के एंड देन DNF ब्लॉक के एंड देन कोऑर्डिनेशन के। नहीं, पहले रेडॉक्स देख लो फिर कोऑर्डिनेशन देख लो, बस DNF ब्लॉक इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Cr+2। अब देखिए Cr+2 बोले तो क्या हो जाएगा? 3D4 ना, 4s0, यस। तो इसमें n इज इक्वल्स टू कितना है? 4। अभी इसमें सेकंड वाले एक देखते हैं, Fe क्या हो जाएगा? Fe+2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3D6 4s0। अब यहाँ पे गलती क्या करेंगे? n इज इक्वल्स टू 4 लिख लेंगे। अरे ना 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 ना, बच्चों को क्या लगता है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 4 अनपेयर्ड। नहीं बाबू, देखो यहाँ पर कौन बाजू में बैठा है? कैप्टन मार्वल बैठी है, साइनाइड। ये जब आएगी तो सब डर जाएंगे, ओ बाबा कौन आ गई है, तो सब अपने घर में घुस जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, है ना। तो सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे, n = 0 है यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे क्या दिया है? स्प्लिटिंग एनर्जी इज हायर देन पेयरिंग एनर्जी। तो स्प्लिटिंग में ज्यादा एनर्जी लग रहा है, तो स्प्लिटिंग नहीं होगा, तो ये क्या होगा? यहाँ पे पेयरिंग होगा। इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग क्या होगा? पेयरिंग होगा। चलो देखते हैं Fe का चार्ज क्या है यहाँ पे। ये रे Fe,
ये इसके ऊपर 2 माइनस होता है ना, ये ऑक्सैलेट आयोन है, -2 होता है, तो +3 है यहाँ पे। तो ये हो गया 3d5, और यहाँ पे पेयरिंग भी होगा, तो पेयरिंग होगा तो एक इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा ना, तो n = 1 आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ वाले के बारे में। ये बाहर वाले भाई साहब के टकले पे +2 चार्ज आएगा ना, क्योंकि अमोनियम है, 4 बॉन्ड बना रहा है, ध्यान से देखो, और कोबाल्ट 4 है, मतलब ये कोबाल्ट +2 है। कोबाल्ट कितना होता है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस को, 27 होता है, तो ये जाए 3d7। और क्लोरीन तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड नहीं है, तो मतलब इसमें n = कितना आ जाएगा, 3। सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड किस में है, फर्स्ट वाले में है, तो उसमें सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। उसके बाद में फोर्थ वाले में है, उसके बाद में थर्ड वाले में है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सेकंड। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, 19th का आंसर ए। समझ में आया, मजा आया इस क्वेश्चन में, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। आगे बढ़ता है, कॉपी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम इन ml of 0.1 molar AgNO3, okay, required for complete precipitation of chloride ion present in this, all right। देखो, एक Ag+ एक Cl- के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ Cl- है वो देखना है। 30 ml इंटू 0.01 बोला है ना, तो कितने हो जाएंगे ये, 0.3 मिली मोल्स हो जाएगा, क्योंकि ml के साथ मल्टीप्लाई किया है ना। बट यहाँ पे बाहर 2 क्लोरीन है, तो मोल्स ऑफ Cl- विल बी इक्वल टू 0.3 मिली मोल मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, 2, तो आंसर आ गया 0.6 मिलो, मतलब फाइनल आंसर नहीं है। इतना क्लोराइड आयन है, मतलब इतना ही सिल्वर नाइट्रेट अपने को जरूरत है। तो देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.6 मिली है ना, तो मिली को मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोलैरिटी कितना दिया है, 10⁻⁻1, तो क्या हो जा रहा है भैया, 0.6 इंटू 10⁻²। बट ये तो लीटर में है ना, ml में करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो आंसर 6 आएगा। 20 का आंसर हो गया 6, ऑप्शन सी। अच्छा था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। बट हाँ, वैलेंसी अगर चेंज हुआ तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट 5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, चलो धमाल मचाते हैं। अब ये आयोनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो क्या दिया है, इन 1 लीटर एक काम करो, आप लोग ने सॉल्व कर लिया पहले, ठीक है। 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl, KSP दिया AgCl का, 0.1 मोलार ऑफ CuCl, इसका भी KSP दिया है, इज एडेड, द रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ वुड बी 1.6 इंटू 10⁻⁻x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का है एंड कॉमन आयोन इफेक्ट का है, क्योंकि आप CuCl डाल रहे हो तो Cl इज द कॉमन आयोन ना। अब देखिए, AgCl जब डिसोशिएट होता है तो क्या देगा आपको, Ag+ प्लस Cl-, है ना। तो इसका KSP क्या हो गया, KSP इसका हो गया Ag+ इंटू Cl-। अभी Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, KSP डिवाइडेड बाय Cl-। अभी KSP तो अपने को पता है कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10। Cl- का कॉन्सेंट्रेशन अगर पता चल गया ना तो काम हो जाएगा। चलो Cl- का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढते हैं, कैसे ढूंढेंगे, वो CuCl से मिल जाएगा ना। CuCl जब डिसोशिएट होता है तो क्या देगा, Cu+ प्लस Cl-। इसका KSP क्या है, Cu+ इंटू Cl-, बराबर। अभी जितना कॉन्सेंट्रेशन Cu+ का है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन Cl का होगा ना यार, हाँ। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, अगर मैं इसका दोनों का कॉन्सेंट्रेशन x एज्यूम करता हूँ तो मैं इसको x² ले लूँ, नहीं तो ऐसा करता हूँ Cl- लिख लेता हूँ। तो देयरफॉर Cl- द होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा देता हूँ ना, तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ KSP आ जाएगा, इज इक्वल्स टू
रूट ऑफ कितना है 10⁻⁻6 आ जाएगा। 10⁻⁻6 बोले तो कितना हो जाएगा 10⁻3। तो हो गया ना, Cl का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया ना। तो अभी क्या करेंगे, Ag प्लस, हाँ इसके नीचे लिख देता हूँ ना 10⁻3। तो आंसर क्या आ रहा है 1.6 इंटू 10, इसको क्या हो गया 10⁻7। तो व्हाट इज़ अ वैल्यू, वैल्यू इज 7। अब देखो यहाँ पे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सपोज कुछ क्वेश्चंस में जो सेकंड सॉल्ट डालते हैं ना उसका KSP नहीं देते हैं, उसका KSP नहीं देता है, सिर्फ इतना लिखता है 0.1 मोलार, 0.1 मोलार ऐसा कॉन्सेंट्रेशन दे देता है। तो उसमें तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली आपको 0.1 लेना है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे KSP दिया था तो इसलिए ये माथापच्ची किया हम लोगों ने। KSP नहीं दिया होता, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन दिया होता तो नीचे डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन है, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, या फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जिसमें मोलैरिटी वगैरह आती है। देखो एक सोल्यूशन है अपने पास, स्टॉक सोल्यूशन है, HCl का है, उसके ऊपर क्या लेबल किया गया है 29.2% वेट बाय वेट, और लेबल के ऊपर दिया है डेंसिटी कितना है 1.25 ग्राम्स पर ml। अभी इससे आपको क्या करना है, एक दूसरा स्टॉक सोल्यूशन बनाना है। कितना ml बनाना है सर, 200 ml बनाना है, और कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 0.4 मोलार। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ा चुका हूँ, मैंने लैब हैंडल किए, तो मुझे पता है कि एक स्टैंडर्ड कंपनी के तरफ से, कोई भी केमिकल कंपनी है वो एक बॉटल देती है कॉन्सेंट्रेटेड, और उसमें से मुझे स्टॉक सोल्यूशन बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, ताकि वो टाइट्रेशन या वगैरह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते थे। अब देखिए, इट्स काइंड ऑफ डाइल्यूशन फार्मूला हम बोल सकते हैं, कि मैं ये वाले सोल्यूशन से थोड़ा कुछ लूँगा कॉन्सेंट्रेशन, और उसके अंदर मैं कुछ सोल्यूशन, कुछ वॉल्यूम डाल दूंगा वाटर का। तो डाइल्यूशन फार्मूला क्या है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। अब देखिए फाइनल वॉल्यूम मुझे पता है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है, मुझे सिर्फ क्या जानना है, ये जो सोल्यूशन है इसका परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेशन दिया है। अगर मैं मोलैरिटी में कॉन्सेंट्रेशन निकालूँ तो उसका कितना वॉल्यूम लेना है वो मुझे पता चल जाएगा। चलो इसका अभी मकसद है कि इसका हम मोलैरिटी निकालें। तो 29.2 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बात समझ में आ गई। ओके, मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। 29.2 ग्राम HCl, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा फिर HCl का, गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास कितना है 36.5। इसको ऐसे ही रखता है, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। अभी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दिया है 100 ग्राम, डेंसिटी कितना दिया है 1.25 ग्राम पर ml, है ना। तो ये बटा आंसर अपने को आएगा ml में। तो इसको मैं करूँगा 100 1.25 इंटू 10⁻³ लीटर। तो चलो इससे क्या करेंगे, फटाफट मैं कर देता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। M1 विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है 36.5, और वॉल्यूम कितना दिया है 100, और ऊपर मैं लिख लेता हूँ 1.25, और लिख लेता हूँ 10⁻³ के बदले ऊपर 10⁻3। सो आप इसको सॉल्व करिए बच्चों, और M1 को इसमें सब्सटीट्यूट करो, तो आपको आंसर जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे तो वही आंसर आया, आप मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में, कि वही आ रहा है कि नहीं। आपको 8 ml आंसर आना चाहिए, है ना। वॉल्यूम इन ml ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन 8 आंसर आना चाहिए। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन आया है कि नहीं। आगे बढ़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं ही पूरा कैलकुलेशन करते बैठूंगा। तो केमिकल काइनेटिक्स का अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, द टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन 1/8 ठीक है। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ Ct अपॉन C0, यही था ना। अब T 1/8 क्या होगा 2.303 अपॉन के
लॉग टी 1/8 मतलब सी टी क्या है, जो इनिशियल था उसका 1/8 वैल्यू, तो इनिशियल का 1/8 वैल्यू हो गया। वैसे ही टी 1/10 क्या होगा, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ जो इनिशियल है उसका 1/10 वैल्यू, तो C0 अपॉन 10। तो दोनों को अभी डिवाइड कर देते हैं, टी 1/8 डिवाइडेड बाई टी 1/10 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा log 1/8 डिवाइडेड बाय log 1/10। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ log 8 क्योंकि माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा, log 8 log 10। log 8 को मैं ऐसे लिखता हूँ log 2�3, log 10 तो 1 हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू log 2। 3 इंटू log 2 का वैल्यू क्या है 0.3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 0.9। बट 0.9 मत लिख देना क्योंकि आगे देखो ध्यान दो इंटू 10 दिया है, तो अगर आप इंटू 10 करोगे तो आंसर क्या आएगा 9 आएगा। सो योर आंसर इज 9 इन दिस केस। समझ में आ गया है कि नहीं भैया? आंसर इज 9। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द, अच्छा इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, 4 सल्फर है और 6 ऑक्सीजन है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाने चाहिए। सल्फर के जो भी हैलो एसिड्स है, हैलोजन के हैलो एसिड्स, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स वगैरह की 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यहाँ पे मैं लिखता हूँ O माइनस, यहाँ पे लिखता हूँ O माइनस, माइनस के बाजू में Na प्लस आ जाएगा। तो ये सल्फर का तो 0 0 होगा क्योंकि आजू बाजू में सब सल्फर सल्फर सेम सेम है, उनका 0 होगा। यहाँ पर ये है -1 -2 -2, तो ये वाले सल्फर का क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा ना, तो +5 -0 आंसर क्या आएगा 5। सिंपल क्वेश्चन डन। तो मैं लिंक अटैच कर दूंगा, जितने भी इसके ऑक्सी एसिड्स हैं उनकी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। द नंबर ऑफ NCH2N इन यूरोट्रोपिन। ओहो, एल्डिहाइड कीटोन्स में मैंने ये कवर किया है मेरे रिवीजन वीडियो में भी। यूरोट्रोपिन क्या होता है, NCH2N, केज लाइक स्ट्रक्चर, CH2N बराबर बनाया क्या, नहीं इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ CH2N, यहाँ पे लिख लेता हूँ CH2N, और यहाँ पे आ गया CH2N, यहाँ पे आ गया CH2, ये N, यहाँ पे आ गया CH2N। तो ध्यान दो N और C के बीच में बॉन्ड नहीं पूछा है, NCH2N पूछा है, मतलब ये वाला पार्ट NCH2N। ऐसे कितने हैं, बीच में 3 है, अंदर रिंग के अंदर 3 है और बाहर 3 है, टोटल कितने हैं 6। बात समझ में आ गई? अगर NC बॉन्ड पूछा होता हो तो आंसर 12 आता है, CC बॉन्ड पूछा होता तो आंसर 0, कोई भी CC बॉन्ड नहीं है, NN बॉन्ड पूछा होता तो आंसर 0 आता। क्लियर? सो गाइज ये था जेई का पेपर 40। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वेरी सून ऐसे ही बहुत सारे पेपर्स में लेके आऊँगा, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।